हेलो बच्चों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं वीर भारती एजुकेशन। बच्चों, आज मैं लाया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो कि 2023 का है। ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस बार कक्षा 12वीं क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो महिला पर्यवेक्षक वर्ग 2 या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर किस स्टाइल में पूछा जाता है। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आया हूं मैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपको मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जिसमें लिखा रहता है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये सारी जो एंट्री रहती है, ये जो सारा बेसिक रहता है, जो एक प्रश्न पत्र में दिया जाता है कि किस जगह पर किस टाइप का क्वेश्चन है और उसकी शब्द सीमा क्या है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। अंकों के हिसाब से हमें क्वेश्चन पेपर में लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर 2 अंक का क्वेश्चन है तो उसकी शब्द सीमा रहती है 30 शब्द। 3 अंक का क्वेश्चन, अगर 3 अंक वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं 75 शब्द। 4 अंक के क्वेश्चन के लिए आप देखोगे 120 शब्द, और आप 5 अंक के क्वेश्चन में लगभग कितना लिखोगे, 150 शब्द में लिखोगे। तो कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन दिया जाता है स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में। चलते हैं सेकंड पेज में। ये क्वेश्चन पेपर का सेकंड पेज है, जिसमें आप देखोगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस पर कि फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है, परासरण दाब का सूत्र क्या है। मैं प्रीवियस वीडियो में ये चीज को डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें आपको बताया गया था परासरण दाब का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, परासरण दाब का जो सूत्र होता है वो है आपका पाई इक्वल्स टू एनआरटी अपॉन वी। ये परासरण दाब का सूत्र होता है। और परासरण दाब होता क्या है बच्चों, तो परासरण दाब वह न्यूनतम दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है, जबकि विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा गया हो। और अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है बच्चों, तो अर्धपारगम झिल्ली वो झिल्ली होती है जिसमें विलयन और विलायक को अगर हम अलग अलग रख रहे हैं तो होगा क्या कि विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके चले जाएंगे, लेकिन विलय के कण उससे नहीं जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आप प्रीवियस वीडियो में और अच्छे से डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे। बेग बराबर के ए की घात 1/2 और बी की घात 3/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि है। यानी कि यहां पर ए का सक्रिय द्रव्यमान इसकी घात 1/2 दिया है और बी का सक्रिय द्रव्यमान इसकी घात 3/2 दिया है। इसके लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो बच्चों अभिक्रिया की कोटि होती क्या है, तो अभिकारकों की सांद्रताओं, अभिकारकों की, ये है अभिकारक ए, अभिकारकों की सांद्रताओं के लगे घातांकों के योग को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। और निकाला कैसे जाता है बच्चों, तो यहां पर एक समीकरण दिया है। इस समीकरण में आप देखोगे तो अभिकारक ए की घात कितनी है बच्चों, 1/2 है, और अभिकारक बी की घात कितनी है, 3/2 है। तो अभिकारकों की सांद्रताओं के लगे घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसलिए इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आप देखोगे 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब क्या होगा, इस 2 का इस 2 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा करेंगे हम 1 से तो फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हर का हर में भाग देते हैं और जो प्राप्त होता है उसका गुणा कैसे करते हैं, अंश से करते हैं। बीच में प्लस का साइन होने के कारण प्लस लिखेंगे। फिर 2 का 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे हम 3 से तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको और फर्दर सॉल्व कर रहे हैं हम, तो क्या देख रहे हैं, 3 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4, और बटे में पहले से लिखा है 2। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आप देखोगे बच्चों कि वेग बराबर के ए का सक्रिय द्रव्यमान की घात 1/2 और बी का सक्रिय द्रव्यमान की घात 3/2 के लिए अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी आ रही है बच्चों, 2 आ रही है। तो डी ऑप्शन, 4th नंबर का ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका अंतः संक्रमण तत्व है, अंतः संक्रमण तत्व है। तो बच्चों 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए हैं, स्कैंडियम है, मरकरी है, वेनेडियम और सीरियम है। तो चारों में से अंतः संक्रमण तत्व कौन सा है, तो हम पहले समझ लेते हैं अंतः संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं। तो वे तत्व जो संक्रमण तत्व के अंदर ही रखे हैं। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये जो श्रेणी है इनके बाद लेंथेनम के बाद आने वाले जो तत्व है, जो एक्टिनियम के बाद आने वाले जो तत्व है,
वो ही हमारे अंतः संक्रमण तत्व है। इनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको संक्रमण तत्व के अंदर ही रखा गया है। तो ये थी कहानी अंतः संक्रमण तत्व की। तो हम देख रहे हैं बच्चों, अंतः संक्रमण तत्व चारों में से कौन सा है? स्कैंडियम है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि K2FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यानी कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में जो आयरन है Fe है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। तो बच्चों निकालते कैसे हैं, पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? K2 पुस्तक में FeCN6, इसमें आपको Fe की निकालना। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जिस तत्व की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, उसको X माना जाता है। और आजू बाजू वाले जो तत्व रहते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमें पता रहती है। उदाहरण के लिए अगर समूह 1 की बात करें तो समूह 1 के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 मानी जाती है, समूह 2 की ऑक्सीकरण संख्या +2 मानी जाती है। इस प्रकार से हमें पहले से पता रहता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि पोटेशियम कितने बार है? 2 बार है, और पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, इसलिए मल्टीप्लाई में +1 लिखा। प्लस क्या हो जाएगा? आयरन की तो हमें निकालना है, इसलिए उसको क्या मान लिया? X मान लिया। आयरन की निकालना था इसलिए उसको X मान लिया। प्लस साइनो जो है वो कितने बार है? 6 बार, और साइनो की होती है -1, और इनका सबका बीजगणित योग होता है 0। कक्षा 11वीं में आपने ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं और ये कैसे ज्ञात किया जाता है उसका ही बेसिक बता रहा हूं मैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 1 कम 2 धन, ये हो जाएगा आपका x, 6 कम 6, ये ऋण का 6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब 6 में से 2 गए, ऋण का 4 बचेगा, तो x ऋण 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका +4। तो इस प्रकार से आप देखोगे बच्चों, यहां पर ये जो क्वेश्चन था K2FeCN6 यानी कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी बच्चों +4। ये रहा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। जो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडो या फिर एल्किल ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ Na के साथ अभिक्रिया से होता है। मतलब कुल मिलाकर एक अभिक्रिया का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और आपसे पूछा गया है कि इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: फिंके-स्टाइलन अभिक्रिया, सैंड-मायर अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया या फिर कोल्बे अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो लिखा है बच्चों, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडो या फिर एल्किल ब्रोमाइडो की शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से होता है, तो यह अभिक्रिया है बच्चों, फर्स्ट आएगा फिंके-स्टाइलन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है। तो एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? तो एल्कोहल सोडियम से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा RONA बनाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय है। यहाँ पर 4 यौगिक दिए हुए हैं, इन चारों यौगिक में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय है बच्चों CF3COH। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन है बच्चों, जल की मोलरता, जल की जो मोलरता है ये पूछा गया है, जल की मोलरता कितनी होती है? तो जल की मोलरता होती है 55.56। मोलरता किसको बोलते हैं बच्चों? तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान खालिस्तान होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है बच्चों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ni2+ का रंग खालिस्तान होता है। तो जो निकेल आयन होता है इसका रंग होता है बच्चों हरा। क्या रंग होता है? हरा। EDTA का रासायनिक नाम क्या है? तो E से बनता है बेटा एथिलीन, D से बनता है डाइएमिनो, T से बनता है टेट्रा और A से बनता है एसीटेट। तो ये इसका पूरा नाम है। EDTA का जो पूरा नाम या रासायनिक नाम है एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट होता है। अगला है, एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करके खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण बनाता है। तो बच्चों एनिसोल सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण के साथ क्रिया करता है, तो आर्थो नाइट्रो एनिसोल, आर्थो नाइट्रो एनिसोल बनाता है, नाइट्रो एनिसोल बनाता है, और
पेरा नाइट्रो एनिसोल बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आर्थो नाइट्रो एनिसोल और पेरा नाइट्रो एनिसोल। अगला है मैथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। हमेशा याद रखिए मैथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। और जो विटामिन B2 होता है, इस विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। तो यहां पर हमने देखा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चल रहा है बच्चों, 2023 का केमिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। ओरिजिनलिटी आप देख रहे हैं, एकदम ओरिजिनल पेपर को आप देख रहे हो यहाँ पर। ये एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा है आपको कि किस प्रकार से हमारा केमिस्ट्री का पेपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। और सही जोड़ी में आपको दिया गया है, फर्स्ट है आपका Mn। तो Mn जो है मैग्नीज जो है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये पूछा गया है आपका। तो ये आएगा आपका +7, Mn का आएगा +7। प्राथमिक संयोजकता, जो प्राथमिक संयोजकता की अगर हम बात करें तो ये ऋणात्मक आयन से संबंधित होता है। प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक आयन से संबंधित होगा। तो सेकंड का आने वाला है F। थर्ड है ROR। जो ROR है बच्चों, ये तो ईथर का सूत्र है, तो ये है ईथर का सामान्य सूत्र ROR। हाफमैन ब्रोमाइड का क्या आएगा बच्चों, तो हाफमैन ब्रोमाइड का आने वाला है आपका प्राइमरी एमीन। जो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इससे हम प्राथमिक एमीन बनाते हैं। दुग्ध शर्करा, तो दुग्ध शर्करा में क्या पाया जाता है बच्चों, लैक्टोज पाया जाता है। तो दुग्ध शर्करा यानी कि 5th नंबर का आएगा आपका C। क्या आ जाएगा बच्चों, लैक्टोज आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चों सुक्रोज का फॉर्मूला होता है आपका C12H22O11। अगर हम बात करें एल्डोहेक्सोस का, तो एल्डोहेक्सोस का क्या आएगा आपका, ग्लूकोज। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे मैच दी कॉलम या फिर मैच दी पेयर या सही जोड़ी हम कैसे बनाते हैं, ये इसका कंप्लीट आंसर भी रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों मोलर चालकता का सूत्र लिखिए। तो बच्चों मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है, लैम्डा m बराबर K इंटू 1000/m। ये होता है आपका मोलर चालकता का सूत्र। कई बार लैम्डा m कैप्पा इंटू 1000/m भी पढ़ा जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो दर स्थिरांक की इकाई होती क्या है बच्चों, तो सांद्रता की इकाई को समय की इकाई से भाग देने पर दर स्थिरांक की इकाइयां प्राप्त हो जाती है। शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की या तृतीय कोटि की हमें क्या निकालना है, दर स्थिरांक की इकाई। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि सांद्रता की इकाई को आप समय की इकाई से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो दर स्थिरांक की इकाई प्राप्त होगी। चूंकि प्रश्न में पूछा क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई होती है बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है, ये एक आपका विकल्प में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो स्कैंडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से संबंधित हमने कक्षा 11वीं में एक नियम पढ़ा था, जिसको अफबाउ का नियम कहते हैं। अफबाउ जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसे हम क्रमिक रचना का नियम भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोश में भरते हैं, फिर उससे अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोश में भरते हैं। तो ये था अफबाउ का नियम। और अफबाउ के नियम के हिसाब से हम स्कैंडियम का क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें स्कैंडियम का। तो स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है बच्चों 21। अब इस स्कैंडियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1।
तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपका 2 और 2 4 और 6 हो जाएंगे 10, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 1 21। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कई बार इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं बच्चों, कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, हेने आर्कर जीना रे, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप देखोगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, हेने आर्कर, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो हेने आर्कर जीना रे, ये कुछ इस प्रकार से शून्य समूह के तत्वों को आपने देखा। हम क्या करते हैं, आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 18 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। एकदम कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको हटाकर हम कई बार बड़े कोष्टक में AR लिख देते हैं और लास्ट का जो ये दिख रहा है आपको 4s2 3d1 उसको इंडिकेट कर देता है। तो बिल्कुल कम जगह में आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व जो है इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते लिखने में परेशानी ना हो, इसलिए इस प्रकार से आप ये तरीका होता है उसको दिखाने का। तो आप जो तरीका अच्छा लग रहा है अफवाहों का नियम के हिसाब से आप देख सकते हैं, या फिर ये कंप्लीट वाले को हटाकर ये इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, DDT का रासायनिक नाम लिखिए। तो DDT का रासायनिक नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये होता है DDT का रासायनिक नाम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चे, युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम देख रहे हैं युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, तो ये है युग्मन अभिक्रिया का बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा है आपका N2Cl यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राथमिक एमीन से क्या करेगा बच्चे, क्रिया करेगा, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करेगा तो वो कौन सी अभिक्रिया देगा, युग्मन अभिक्रिया देगा इस प्रकार से। तो आप देख रहे हो यहां पर युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप आपकी नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो और आप देख सकते हो युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हिंस अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कई बार बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को अगर आप ध्यान से और रिलैक्स होकर देखोगे, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, क्वेश्चन पेपर को रिलैक्स होके देना। और रिलैक्स होके आप कब दे पाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बार बार देखोगे। उससे आपको कभी एग्जाम में एंजाइटी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए हमेशा आप याद रखिए, क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको बार बार देखा कीजिए। देखने से आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है। और कई बार आप जैसे एक हमको यहाँ पे एक ट्रिक मिल जा रही, क्या ट्रिक मिल जा रही है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो क्वेश्चन पेपर में आप देखिए ऊपर साइड, ये यहाँ पर ये देखिए, भले ही मैच दी कॉलम में ये ऑप्शन नहीं आया, लेकिन देखिए आप बिल्कुल मैच कर गया है। हिंस अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र होता है बच्चे C6H5SO2Cl। तो ये होता है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। जो बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड होता है वही हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चे, C6H5SO2Cl। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन के एकलक का नाम लिखिए। तो प्रोटीन का एकलक क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड। जो अल्फा एमिनो एसिड है वही मिलकर क्या बना लेता है, आपका प्रोटीन बना लेता है। तो कैसा लग रहा है आपको ये कंप्लीट जो आपका क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का, जिसमें आपने पूरे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया और इनको देखा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। साथ ही साथ ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PNST, नीट, JEE, महिला पर्यवेक्षक, टीचर एग्जाम, TET, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।